नमस्कार बच्चों, मैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ आपको। तो हमने लास्ट टर्म तक क्या क्या पढ़ लिया था मैं आपको बता दूं। लास्ट टर्म तक हमने पढ़ा था लैम्डा m इज टू k × 1000 अपॉन मोलैरिटी। k की बेटा यूनिट क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया। k कंडक्टिविटी है, साइमन पर सेंटीमीटर k की यूनिट होती है। अगर मैं यहाँ से लैम्डा m की यूनिट निकालूं, अगर बच्चों में यहाँ से लैम्डा m की यूनिट निकालूं, अगर बच्चों में यहाँ से लैम्डा m की यूनिट निकालूं तो वो क्या होगी, साइमन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप चेक करो, इससे लैम्डा m की जो यूनिट आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत ध्यान से आराम से आ जाना। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मल होता है ना सॉल्यूशन, k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। k की यूनिट क्या होगी बेटा, साइमन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट लिख दो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट ऐसे लिख दो। आपको अच्छी तरीके से मालूम है नॉर्मलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर कह लो, एन फैक्टर कह लो। बहुत सारी किताबों में वैलेंसी फैक्टर लिख दिया जाता है, एन फैक्टर लिखा जाता है प्यारे बच्चों। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। ये एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये वैलेंसी फैक्टर होता है कि अगर मैं एसिड ले लूं तो नंबर ऑफ एच आयंस, अगर मैं बेस ले लूं तो नंबर ऑफ ओ एच आयंस, और अगर मैं सॉल्ट ले लूं तो उसके केस में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। बेटा मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, साइन नहीं। वैलेंसी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आप बोलेंगे जैसे मैंने आपको पिछले टर्म में पढ़ाया था कि अगर मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना हो तो मैं मोलर कंडक्टेंस को डिवाइड कर दूंगा वैलेंसी फैक्टर से। मान लीजिए अगर मुझे लैम्डा इक्विवेलेंट Al2SO4 का होल थ्राइस का निकालना है तो मैं इसको करूंगा लैम्डा m ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6। आप चेक करो कैसे डिवाइडेड बाय 6, कैसे डिवाइडेड बाय 6 कैसे। Al2SO4 को होल थ्राइस को अगर आप आयोनाइज करो बोलो तो ये टूटेगा 2Al प्लस 3 में, 3SO4 माइनस 2 में। बोलो आप 2Al प्लस 3 में, 3SO4 माइनस 2 में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। टोटल नेगेटिव चार्ज भी 6 आ रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया ना। Al2SO4 के केस में वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया। तो अगर मैं आपसे लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालने को बोलूं तो आप मोलर कंडक्टेंस निकालिए कैल्शियम क्लोराइड का, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। कैसे कैल्शियम क्लोराइड के केस में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, Ca + 2 Cl माइनस। तो टोटल इसके केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसके केस में 2 होगा। तो ये आप लोग इसके एग्जांपल लिख दीजिए। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल्स टू लैम्डा m ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल्स टू लैम्डा m Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6। फार्मूला नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। फार्मूला नोट कर लीजिए, पूरा टॉपिक ये नोट कर लीजिए बच्चों, पूरा ये टॉपिक नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया कि लैम्डा m की जो यूनिट होती है वो देखो k × 1000 अपॉन मोलैरिटी फार्मूला होता है। k की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था 1000 क्यों आता है। 1 लीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। लैम्डा इक्विवेलेंट के केस में नॉर्मलिटी आ जाती है, नॉर्मल आ जाता है k × 1000 अपॉन नॉर्मल। k की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड के केस में नंबर ऑफ एच आयंस के बराबर होता है, वैलेंसी फैक्टर किसी भी बेस के केस में नंबर ऑफ OH आयंस के बराबर होता है, और वैलेंसी फैक्टर किसी भी सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पिछले टर्म पे कराया था, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस लिखना होगा तो मोलर कंडक्टेंस लिखा आपने, Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइड कर दो 6। अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिखना होगा तो आप मोलर कंडक्टेंस लिख लो, कैल्शियम क्लोराइड का डिवाइड कर दो 2 से। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब बच्चों इधर सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेटा हमारे पास 2 तरीके के होते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, जो एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में आयंस फर्निश करें, तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, अगले टॉपिक के लिए। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 15 से 20% आयोनाइज्ड होते हैं, जो सिर्फ 15 से 20% आयोनाइज्ड होते हैं। जो 15 से 20% डिसोशिएट हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। 15 to 20% आयोनाइज्ड होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 15 to 20% आयोनाइज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलेंगे ठीक है सर, अगली क्या कहानी, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जनरली वो सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। तो जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उतना ज्यादा इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, उतना ज्यादा अल्फा बढ़ जाता है। तो इनका जो अल्फा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, आप डाइल्यूशन को वी भी लिख सकते हैं, और इनका जो अल्फा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा वो आयोनाइज होगा, उतना ज्यादा वो आयोनाइज होगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 15 से 20% आयोनाइज होते हैं। तो डाइल्यूशन करने पर, सॉल्वेंट ऐड करने पर अल्फा जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है। जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे उतना ज्यादा उनका आयोनाइजेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं ऑन डाइल्यूशन। मेरी बात सुन ली ध्यान से। एक और फैक्टर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के दो एग्जांपल होते हैं, एक होते हैं वीक एसिड, एक होता है वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के दो एग्जांपल हैं, एक वीक एसिड एक वीक बेस। तो आपको वीक एसिड बहुत अच्छे से मालूम है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सारे वीक एसिड है। मेरी बात सुनो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड है। H2S वीक एसिड है, HCN वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, दे ऑल आर वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, H2S वीक एसिड है, HCN वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है। ये बहुत ही पार्शियली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते नहीं है, ये ओनली 15 to 20% आयोनाइज होते हैं। तो वीक एसिड के केस में या वीक बेस के केस में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है, उतना ज्यादा उनके अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। अगर मैं वीक बेस की बात करूं बेटा, वीक बेस के केस में सिर्फ एक ही ऐसा बेस है जिसमें एक सिंगल OH ग्रुप होता है, वो वीक होता है। बाकी जितने भी सिंगल OH ग्रुप होता है वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। NaOH ले लो, KOH ले लो, RbOH ले लो, सिर्फ एक ऐसा बेस है जिसके अंदर एक OH होता है और वो वीक होता है, वो NH4OH। ऐसे याद रख सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो वीक एसिड कौन है, RCOH, H2S, HCN, H2CO3। वीक बेस क्या है, NH4OH। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप अब इसकी कॉपी में अपनी नोट कर रखिएगा कि जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उतना ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो बढ़ेगा। तो उनका जो अल्फा होता है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उनका अल्फा है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक वीक एसिड कहलाता है, एक वीक बेस कहलाता है। वीक एसिड के एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड है, H2S है, HCN है, H2CO3 है। वीक बेस के एग्जांपल NH4OH। बच्चों नोट कर लिया, बच्चों नोट कर लिया, पूरा नोट कर लीजिए तरीके से। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम जनरली ये मानते हैं जिनका अल्फा 100% है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जनरली ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एट ऑल कंसेंट्रेशन, कंप्लीटली आयोनाइज एट ऑल कंसेंट्रेशन। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हर कंसेंट्रेशन पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं ऑल कंसेंट्रेशन पे। इसके ऊपर डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। आप बोलेंगे जरा समझाओ, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एट ऑल कंसेंट्रेशन, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, रिमेन सेम हो जाते हैं। मेरी बात समझिए, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम। मेरी बात समझ रहे ना। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, मान लीजिए आपने 100 ml के अंदर 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, तो जितने NaCl आयंस देगा 100 ml के अंदर, NaCl को 10 ग्राम को आप 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दें तो NaCl डिसोशिएट होगा। वो जितने आयंस देगा, इसी NaCl को अगर आप इसी 10 ग्राम NaCl को
अगर आप 1000 ml में डिसॉल्व कर देंगे तो भी नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम रहेंगे। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, फिर से बोलता हूं, अगर आप 10 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में मिला दीजिए, वो नंबर ऑफ आयंस वो डिसोशिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस देगा। आप उस वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते 1000 ml कर दीजिए, फिर भी नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से डिसोशिएट हो चुका होता है एट ऑल कंसेंट्रेशन, उस पर डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात क्या कहना चाहता हूं, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसके डाइल्यूशन करने पर उसके नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसेंट्रेशन पे फुली डिसोशिएट होता है, उस पर डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ आयंस कोई फर्क नहीं आएगा, नंबर ऑफ आयंस पर प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं आता, नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। अगर आप 10 ग्राम NaCl को 100 ml वाटर में मिला दें, नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, आप उस वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते 1000 ml करते, कोई फर्क नहीं आएगा उसके नंबर ऑफ आयंस में, नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। मेरी बात समझ रहे हैं ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा है कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लगातार बढ़ता रहता है, उनमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस ले लें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से डिसोशिएट है एट ऑल कंसेंट्रेशन, आप कितना भी डाइल्यूशन कर लें उनके नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम, इनका अल्फा डाइल्यूशन करने पर बढ़ता नहीं है, दे ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, उन पर डाइल्यूशन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आयंस पर फर्क नहीं पड़ता। इतना पॉइंट लिख लिया। अगर मैं 100 ml के अंदर 10 ग्राम आपका NaCl मिला दो तो जो आयंस मिलेंगे वही आयंस सेम होंगे अगर आप उस 10 ग्राम NaCl को 1000 ml सॉल्यूशन में ले ले तो। मेरी बात समझिए, आप वॉल्यूम कितना भी बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ता, वो रिमेन द सेम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑल कंसेंट्रेशन पे डिसोशिएट हो चुके होते हैं कंप्लीटली, तो आप उसमें कितना भी डाइल्यूशन करें उसके नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 तरीके के होते हैं, ये शॉर्ट लैंग्वेज में मैं लिखता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम, चाहे कितना भी डाइल्यूशन कर लीजिए इसके नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और थर्ड होता है ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 3 एग्जांपल हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। इस बच्चों इसको नोट कर लो कहानी को। अब आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको सभी बच्चों को मालूम है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है आपको अच्छी तरह मालूम है, NaOH हो गया, KOH हो गया, BaOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है, RbOH हो गया। सॉल्ट में कौन आता है, सारे सॉल्ट आते हैं, RCOONA ले लो, NH4Cl ले लो, सही है, KCN ले लो, KCl ले लो, तो ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, नोट कर लो इस बात को। अब हम आगे की कहानी चल रहे हैं, आगे की कहानी चलते हैं। एक वर्ड आएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक वर्ड आता है इस टॉपिक के अंदर और वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर ये जो वर्ड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह लो, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन। अरे जहां डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा वहां कंसेंट्रेशन जीरो होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसेंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जहां डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा वहां कंसेंट्रेशन जीरो होगा। मेरे प्यारे बच्चों नोट करो, जहां डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा वहां कंसेंट्रेशन जीरो होगा। ज्यादातर ये जो टर्म है ना ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मायने रखता है, ज्यादातर ये टर्म किसके लिए मायने रखता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। क्योंकि किस पे ज्यादा फर्क पड़ता है डाइल्यूशन करने का, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन कर दोगे, जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दोगे, उतना ज्यादा उसका आयोनाइजेशन होगा। अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया,
और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लगातार ऐड करते जा रहे हैं सॉल्वेंट, हम ऐड करते जा रहे हैं सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट लगातार ऐड करते जा रहे हैं, वी ऐड रेगुलरली सॉल्वेंट, हम लोग लगातार ऐड कर रहे हैं, लगातार ऐड करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक ऐसा डाइल्यूशन आएगा जिस पर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होना बंद कर देगा। एक ऐसा डाइल्यूशन आएगा जिस तक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम आयोनाइज हो गया, ये भी कह सकते हैं। एक ऐसा वॉल्यूम आएगा, एक ऐसा डाइल्यूशन आएगा जिस पर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर आयोनाइज नहीं करेगा, उसी को कहते हैं क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वो डाइल्यूशन या वो वॉल्यूम जिस पर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम आयोनाइज हो गया हो, उसको भी कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने क्या किया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब लगातार वाटर, लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, अब लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, अल्फा इंक्रीज कर रहा है, 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 लगातार ऐड कर रहा है। एक ऐसा वॉल्यूम आएगा, एक ऐसा डाइल्यूशन आएगा जिस पर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होना बंद कर देगा। इसका मतलब है उसको जितना आयोनाइज होना था वो हो चुका, मतलब उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम आयोनाइज हो गया, अब इससे ज्यादा वो आयोनाइज नहीं हो सकता। उसी वॉल्यूम को बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मालूम नहीं कहां आएगा, करते जाओ, एक ऐसा वॉल्यूम आएगा जिस पर अब वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, वही कहलाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आप लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट लगातार ऐड करने से वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई ना। ये भी कह सकते हैं ना, ऐसा वॉल्यूम जिस पर कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो, लगभग जीरो। प्रैक्टिकली तो कंसंट्रेशन जीरो हो ही नहीं सकती, कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो मतलब लगभग जीरो हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 ग्राम NaCl को 3 लीटर पानी में मिला दूं तो पानी नमकीन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो लिख सकते हैं ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो डाइल्यूशन है जिस पर कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, मतलब आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया है, आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया है कि कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गई है। अब मेरी बात आप समझ नहीं गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने पानी ऐड किया, पानी ऐड करता गया, अल्फा बढ़ता जाएगा, एक ऐसा डाइल्यूशन आ जाएगा, एक ऐसा वॉल्यूम आ जाएगा जिसके बाद अब वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, और वो वॉल्यूम जो कहलाएगा वो कहलाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपने डाइल्यूशन लगातार करते गए, तो लगातार करते डाइल्यूशन करते आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, इसका मतलब है वहां कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो, कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। मैंने क्या बोला था, आप सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऐड करते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, the dilution at which weak electrolyte ionized up to maximum extent। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ये वो डाइल्यूशन है जिस पर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया। आप लगातार वॉल्यूम ऐड कर रहे थे, लगातार सॉल्वेंट ऐड कर रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लगातार बढ़ रहा था, एक ऐसा वॉल्यूम आएगा इसके बाद अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, वही वॉल्यूम बोला जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सुन रहे हैं ना? अब आप क्या बोले, एक और इस चीज को मैंने अभी बोला था, इसको हम लोग जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो, टेंड्स टू बी जीरो। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, मान लो अगर मैं 1 ग्राम NaCl को 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो ये एक तरीके से कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो है ना, कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो है। भाई आपको पानी का कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई पानी नमकीन नहीं लगेगा। मान लीजिए आप 1 ग्राम शुगर को 2 लीटर पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो आपको पानी मीठा नहीं लगेगा, पानी में मिठास नहीं आएगी। इसका मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो, बट प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन जीरो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन जीरो पॉसिबल नहीं है। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि नमक को तुमने तालाब में घोल दिया है, इसका मतलब है एक तरीके से सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमारे सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है एक तरीके से, तो उसमें हम कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। तो इतना डाइल्यूशन करते गए, जब हम लगातार वाटर ऐड करेंगे इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा कि हमारा कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो हो जाएगा, उसी को बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। अब मेरी पहली बात समझ में आ गई होगी,
अब ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लगातार वाटर ऐड करते जा रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं, आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब हमें मालूम नहीं है ना किस पॉइंट पे जाकर उसके अल्फा में चेंज आना बंद हो जाएगा। हम लगातार करते जा रहे हैं डाइल्यूशन, वो इनफाइनाइट पर लगातार लगातार लगातार, एक समय ऐसा आएगा अब उससे ज्यादा आयोनाइज नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम आयोनाइज हो गया है। ये वो वॉल्यूम है जिसके बाद उसके आयोनाइज होना बंद कर देगा कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी को बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब तो क्लियर होगा, ठीक है, ये मैंने बात कर दी है। अब बेटा मैं अगला टॉपिक पे आ रहा हूं, आप लोगों ने इसको पॉइंट को लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बच्चों को इस टॉपिक में डाउट रहता है थ्योरेटिकली, मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। मैं बता दूं इफेक्ट जो हम टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों पर। मोलर कंडक्टेंस एक ही जैसा इफेक्ट होता है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा इसमें थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बोर्ड में सीबीएसई में लगभग 8 टाइम्स पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 8 टाइम्स पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं जो मोलर कंडक्टेंस है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर और एक आयंस के मूवमेंट पर, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ आयंस पर और एक आयनिक मोबिलिटी पे। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है आयनिक मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है मोलर कंडक्टेंस, एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर और एक डिपेंड करता है आयनिक मोबिलिटी पर। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, आयनिक मोबिलिटी पर एक डिपेंड करता है आयनिक मोबिलिटी पर और एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर। बट मैं बता दूं आपको, यहां नोट करके हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, हम एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। जो मेजर है, जो फैक्टर मेजर है वो है नंबर ऑफ आयंस। नहीं बढ़ता तो दोनों से है, बट ज्यादा किससे बढ़ेगा? इससे उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता जितना इससे आता है। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे डाइल्यूशन करने पर तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं, एक आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। आयनिक मोबिलिटी मतलब है आयंस का मूवमेंट। जितना ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतना ज्यादा आपका मोलर कंडक्टेंस होगा, उतनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी और नंबर ऑफ आयंस पे। बट इसमें जो ज्यादा मेजर फैक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो नंबर ऑफ आयंस है। बढ़ता तो दोनों की वजह से, बट ज्यादा किसकी वजह से बढ़ता है? नंबर ऑफ आयंस की वजह से बढ़ता है। मेरी बात समझिए, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर और आयनिक मोबिलिटी पर। आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ता जितना नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बढ़ेंगे ना तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू किसके? आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी भी अगर आप बढ़ाओगे तो भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि नंबर ऑफ आयंस से बढ़ता तो दोनों से है, बट ज्यादा किससे बढ़ता है? ज्यादा बढ़ता है नंबर ऑफ आयंस। पहला पॉइंट लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अब आप ये बताइए, मोलर कंडक्टेंस का इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मेरे पॉइंट लिखिएगा, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक केस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक केस ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, एक केस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक केस ले लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर हम इफेक्ट देखने जा रहे हैं डाइल्यूशन का, और हम 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जरा मुझे एक चीज समझिए बहुत ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन there is no significant change in number of ions। नंबर ऑफ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आता डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। भैया आपको पहले बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुके होते हैं, उनको अगर और फर्दर डाइल्यूशन करोगे तो उनमें नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑन डाइल्यूशन देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द नंबर ऑफ आयंस और
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और नंबर ऑफ आयंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। क्या करने पर? डाइल्यूशन करने पर। तो अब डाइल्यूशन करने पर फिर अच्छा, तो इसका मतलब फिर तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मतलब है जब नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, बट थोड़ा इंक्रीज करता है, थोड़ा इंक्रीज करता है, थोड़ा, ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। क्यों थोड़ा इंक्रीज करता है? क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। डाइल्यूशन करने पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? डाइल्यूशन करने पर आप जितना ज्यादा ऐड करोगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे उतना वॉल्यूम क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड करोगे। जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे उतना वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी, फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज करेगी। आप अगर मान लो मैं 1000 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, मान लीजिए आपने जाके आगे 5000 स्क्वायर फीट का घर खरीद लिया, तो बताओ किस केस में आपके मूवमेंट, आपको फ्री स्पेस, आपके मूव करने की स्पीड जो है, मूव करने की जो टेंडेंसी वो ज्यादा बढ़ जाएगी 5000 स्क्वायर फीट वाले घर में ना, क्योंकि फ्री स्पेस ज्यादा हो गया ना। फ्री स्पेस ज्यादा हो गया तो आपका मूवमेंट ज्यादा होगा ना। तो उसी तरीके से अगर आप जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे उतना फ्री स्पेस बढ़ेगी। फ्री स्पेस बढ़ेगा तो आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। आप एक वर्ड में कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं फिर बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता। नंबर ऑफ आयंस में चेंज नहीं आता तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है बट थोड़ा बढ़ता है। लैम्डा एम की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। आयनिक मोबिलिटी क्यों बढ़ती है? डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से फ्री स्पेस बढ़ती है फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। फ्री स्पेस बढ़ेगी तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं डाइल्यूशन करने पर, आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं डाइल्यूशन करने पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, आयंस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है। और इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर कम होगा, कम होता है, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, सुन रहे हैं, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी। भाई मोलर कंडक्टेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर और आयनिक मोबिलिटी पर। अब नंबर ऑफ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, नंबर ऑफ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, नंबर ऑफ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फिर किसमें चेंज आ रहा है? आयनिक मोबिलिटी में, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा बट थोड़ा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज तो नंबर ऑफ आयंस की वजह से आता है। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसंट्रेशन में फुली डिसोशिएट होता है। उसमें डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डिग्री ऑफ डिसोशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उसमें मोलर आप डाइल्यूशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ता है, मैंने बताया था दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक फैक्टर नहीं बढ़ रहा बट दूसरा बढ़ रहा है, बट दूसरे के कारण जो चेंज आता है वो सिग्निफिकेंट आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। आप बोलेंगे कैसे? आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने का फ्री स्पेस बढ़ती है, फ्री स्पेस बढ़ेगी तो आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। और किताबों में ऐसे भी लिखा होता है डाइल्यूशन करने पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, और अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस के बीच का लगाव कम होगा, लगाव कम होगा तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी, पर थोड़ी इंक्रीज करती है, ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। ज्यादा इंक्रीज किसमें करती है? आप इसमें पॉइंट लिख लो, ज्यादा इंक्रीज किसमें करती है? जरा कंपेयर कर, मैं यहां पे लिख दूं, इसको रफ कर दूं बच्चों, इसको पॉइंट को नोट कर दिया तो रफ कर दूं। डाइल्यूशन इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है। अब बच्चों मेरी बात सुनना, यहां पर इस पॉइंट को आप क्लियर कर लेना, लिख लेना। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस मैं बताता हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ये समझिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर मैंने सिखाया था नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे उतना नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, जितना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उसमें मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। भाई ज्यादा बढ़ेगा, क्यों? एकदम सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा।
बहुत ज्यादा चेंज आएगा किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा चेंज क्यों आएगा, जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी, इसमें दोनों फैक्टर बढ़ते हैं। तो ज्यादा चेंज किस में आएगा, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। बेटा मेरी बात सुनो, बहुत आसान है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट तो होता नहीं है, 15 से 20% आयोनाइज होता है। अगर आप और ज्यादा डाइल्यूशन करोगे तो उसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगी, आप चाहो तो यहां लिख लो, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, अल्फा वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। भाई डाइल्यूशन करने पर जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उतना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे, जितना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पहले से बता चुका हूं आपको, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आयनिक मोबिलिटी में चेंज आता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बता दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, साथ में डाइल्यूशन करने पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। चलिए अब हमारे लिए दो वर्ड आते हैं, एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है। एक आएगा लैम्डा नॉट और लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो बेटा ये जीरो जो होता है ना, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन जीरो। ये इनफाइनाइट जो है ना, ये डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मोलर कंडक्टेंस, द मोलर कंडक्टेंस, the molar conductivity at infinite dilution, जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट की जाएगी, द मोलर कंडक्टिविटी विच इज कैलकुलेटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड the molar conductivity at infinite dilution or zero concentration is called limiting molar conductivity। बेटा इसको limiting molar conductivity भी बोलते हैं, limiting molar conductivity। इसको limiting molar conductivity भी बोलते हैं। बेटा लैम्डा एम इनफाइनाइट को आप लोगों ने लिख लिया। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मेरी बात सुन ली ना, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड एक बोला जाता है, ऐसे किताबों में लिखा जाता है लैम्डा एम सी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट a particular concentration, at a particular concentration, this is the molar conductivity at a particular concentration। ये वो मोलर कंडक्टिविटी है जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे निकाली जाती है, इसे लैम्डा एम सी कहते हैं। अब लैम्डा एम सी कहते हैं, लैम्डा एम सी कहते हैं, नोट कर लिया। लिख लिया ना, जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट की जाए उस मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है वो लैम्डा एम जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आप लोग निकालते हैं। आपने अभी सीखा था ना लैम्डा एम को पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू k into 1000 upon m। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे निकालने का फार्मूला यही तो है, लैम्डा एम इज इक्वल टू k into 1000 upon m। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तब मैक्सिमम कितनी हो सकती है मोलर कंडक्टिविटी, उसी को कहते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैक्सिमम, इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जब कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, टेंड्स टू बी जीरो हो गया, जब डाइल्यूशन टेंड्स टू बी इनफाइनाइट हो गया, डाइल्यूशन टेंड्स टू बी इनफाइनाइट हो गया, उसको कहते हैं द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। अब हम ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे
कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से बेटा इसका क्वेश्चन सीबीएसई में 2019 में आया है, सही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन क्या था। द मोलर कंडक्टिविटी, अब हम ग्राफिकल मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसे ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, सुन रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं ले रहा हूं, KCl है, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है, ये जा रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं एसिटिक एसिड, और कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं KCl। आप इस तरफ मूव करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। अगर सुन रहे हैं मेरी बात, अगर मोलर कंडक्टेंस ने इस लाइन को टच कर लिया, तो ये लाइन कहां पर है, जीरो कंसंट्रेशन पे, जहां जीरो कंसंट्रेशन पे, या फिर इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन कम किया, डाइल्यूशन बढ़ाया, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर उसने इस y एक्सिस को टच कर लिया तो वो वैल्यू मिलेगी आपको, वो कहलाएगी लैम्डा एम इनफाइनाइट, वो कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मेरी बात सुन रहे हैं ना। अगर मैं इसको डाइल्यूशन को, अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उतना नहीं बढ़ता जितना कि किसके केस में बढ़ता है, वीक के केस में बढ़ता है। सीबीएसई ने यहां पर x और y दे दिया था, पूछा था x क्या होगा, y क्या होगा। इस वजह से पूछा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा। बहुत आसान है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उतना चेंज नहीं आता है जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो जो चेंज है वो ज्यादा आएगा मोलर कंडक्टेंस में। बट आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो चेंज बहुत ज्यादा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। प्यारे बच्चों नोट कर लो, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। प्यारे बच्चों नोट कर लो, प्लीज एक मिनट नोट कर लो। अब जरा मेरी बात समझो, अगर इसने इस y एक्सिस को टच कर लिया, अगर इसने y एक्सिस को टच कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगी, डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। और वो जो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी वो किस कंसंट्रेशन में मिलेगी, जीरो कंसंट्रेशन में मिलेगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मिलेगी। वही कहलाएगी क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मेरी बात सुन रहे हैं प्रैक्टिकली। अगर मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब मैं क्या रहा हूं, कंसंट्रेशन को मैंने लगभग टेंड्स टू जीरो कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को थोड़ा पीछे ले जाता हूं। इस ग्राफ को, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेटिंग। ऐसा मैंने क्यों किया, एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। मैंने ग्राफ को थोड़ा पीछे बढ़ाया ताकि मुझे डेफिनेट वैल्यू मिल सके, लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो अगर मैं एक्स्ट्रापोलेटेशन करूं, मैथ्स का वर्ड है एक्स्ट्रापोलेटिंग, अगर मैं एक्स्ट्रापोलेटिंग करके देखूं तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकता हूं। वो कहां कट करेगा, मैंने बेटा थोड़ा सा ग्राफ को एक्सटेंड किया तो मुझे मालूम चल गया कि वो y एक्सिस को कहां टच करेगा। y एक्सिस को टच करना मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट, y एक्सिस को टच करना मतलब लैम्डा नॉट। बेटा अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा, लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि वो y एक्सिस पे कहां कट करेगी। y एक्सिस पे जहां कट करेगी वही कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या, लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा नॉट। एक लिमिट तक ही बढ़ता है, मैं बता दूं आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम एक लिमिट तक ही बढ़ता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसका जो लैम्डा एम है वो एक लिमिट तक बढ़ता है, सही है। बट आपको मैं बता दूं ग्राफिकल मेथड से, मेरी बात सुन लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। ग्राफिकल मेथड से कभी भी आप लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते। आप बोलेंगे क्यों नहीं निकाल सकते, आपने डाइल्यूशन किया, उसका लैम्डा एम बढ़ा, आपने डाइल्यूशन करते गए लैम्डा एम बढ़ता गया। अब आपको नहीं मालूम ना वो कहां कट करेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक वो इंक्रीज करता है। भाई आपको क्या मैंने बोला ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने डाइल्यूशन किया, सॉल्वेंट ऐड किया, इंक्रीज करेगा लैम्डा एम इंक्रीज। कब तक इंक्रीज करता रहता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। मैंने आपको बताया था, ऐड करते गए, हमें क्या मालूम है कहां जाके वो टच करेगा।
हमें कहां मालूम है कि वो वाई एक्सेस को कहां जाके टच करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। आप बोलेंगे क्यों नहीं ऑब्टेन्ड हो सकता? आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट ग्राफिकल मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप डाइल्यूशन करते जा रहे उसका लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था लैम्डा एम बढ़ता जाता है। मुझे क्या मालूम किस पॉइंट पे जाकर अब वो फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, वो वाई एक्सेस को टच करेगा, मुझे क्या मालूम? क्योंकि द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सेस, not give a definite limiting value of molar conductivity। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में 2019 में पूछा गया है। आप ग्राफिकल मेथड से किसकी एक्स्ट्रापोलेटिंग मेथड लगाकर, एक्स्ट्रापोलेटेशन मेथड लगाकर आप किसका लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। अगर हम लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा ले जाए पीछे, तो आप देखेंगे वो कट कर देगा वाई एक्सेस को, उसकी क्योंकि वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज करता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इंक्रीज करता ही रहता है। तो हम ग्राफिकल मेथड से हमें वो वैल्यू नहीं मिल पाती है, डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल पाती है, क्योंकि द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सेस। मेरी प्यारे बच्चों मेरी बात समझो, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सेस। तो एक्स्ट्रापोलेटिंग ग्राफ्स मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आप कभी भी लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप उसके केस में सॉल्वेंट ऐड करेंगे, डाइल्यूशन ऐड करते जाएंगे, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा, वो तो लगातार बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक। तो वो कहां पर एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है? अभी हमें कहां मालूम है कि वो एक किस पॉइंट पे जाके वो एक डेफिनेट वैल्यू देगा? तो हम ग्राफिकल मेथड से लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? बोर्ड का क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सेस। द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सेस। ग्राफ ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है वाई एक्सेस के। मतलब ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सेस, तो हम उसकी डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू पता नहीं लगा सकते। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हमें एक डेफिनेट लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती है। किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। मेरी बात समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रापोलेटेशन मेथड से एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ कर हम लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, बट हम एक्स्ट्रापोलेटिंग मेथड से लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते, क्योंकि द ग्राफ इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हम लोगों को कहां मालूम है वो कहां तक जा रही है, वैल्यू कहां तक बढ़ रही है? हम लोगों को कहां मालूम है? वो तो लगातार बढ़ती रहती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक। तो वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट एक लिमिटिंग वैल्यू नहीं देगी मोलर कंडक्टिविटी की। तो ग्राफिकल मेथड से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन दी सर ने 2014 में आईआईटी में आया था ये क्वेश्चन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन दी गई, जिस इक्वेशन को बोला गया डी बाय, बेटा ये जी में क्वेश्चन पूछा गया, डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन बोला गया। मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डी बाय हकल ऑन सैगर। आईआईटी ने 2014 में डायरेक्ट पूछा डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। बी इज अ कांस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। बी इज अ कांस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का जो इक्वेशन है वो ये है। मैं आपको बता दूं लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं इसको कर्व को ड्रॉ करूं तो ये y हो गया, रूट सी हमारा क्या हो गया? x हो गया। तो ये क्या हो गया? c हो गया, साथ में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो स्लोप आएगा इस रिएक्शन का, वो आएगा इस इक्वेशन का स्लोप आएगा नेगेटिव। और जो इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट जानते हैं वाई एक्सेस पे कहां कट करेगा? जहां वाई एक्सेस पे कट करेगा वो पॉइंट बताएगा आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट। असली में ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं आ सकती, अब इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, आप चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन कर लीजिए। ये मतलब होता है इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब आप समझिए, इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस अब नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। इसका स्लोप नेगेटिव आएगा ना, स्लोप नेगेटिव आएगा। देखो लाइन का स्लोप नेगेटिव,
मेरी बात समझिए, सीबीएसई ने ये पूछा था, सीबीएसई ने 2019 में ये पूछा था कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आप लिख देना dy हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। तो क्या फिर हम लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बेटा, हम लोग लैम्डा एम इनफाइनाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, बट उसके लिए जो लॉ यूज किया जाएगा वो लॉ कहा जाएगा कुलार्श लॉ। तो अगले टर्न पर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कुलार्श लॉ और इसके न्यूमेरिकल। आज वाला मेरा टॉपिक क्या हो चुका है बच्चों, फिनिश। ओके, थैंक यू।